हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? जल्दी से, तेजी के साथ एकदम। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दिया करो। बोलते हैं कि जो तुम्हारे खास मित्र होंगे, व्हाट्सएप पे एक दो लोग होंगे, उनको शेयर कर दिया करो दोस्तों को कि चलो भाई आ जाओ, हम भी पढ़ रहे तुम भी पढ़ो। क्योंकि जब एग्जाम में तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा तो अगर उनका भी नंबर अच्छा आएगा तो साथ साथ रहोगे तो मजा आएगा। ठीक है? नहीं तो तुम पहुंच जाओगे आगे, वो रह जाएंगे पीछे, तो मजा नहीं आएगा। क्या समझे ना? चलो, तो फटाक से एक बार शेयर कर दो, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास देखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना। आज देखो हम लोग दो सवाल करेंगे और इन दो सवालों को करने का तरीका समझेंगे कि ऐसे टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। और ये दोनों टाइप, मतलब दोनों टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो समझना, क्योंकि अगर इन दो क्वेश्चन को समझ लोगे तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये सुनना कि सर क्या बोल रहे हैं, जो हम बोलेंगे वही सुनना है और वैसे ही दिमाग में सेट कर लेना कि हाँ, ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन को देखते ही सोचना है, तो हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आई? चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखो और एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को समझाएंगे। बस एक बार समझ लेना। समझने के बाद इस क्वेश्चन को घर पे खुद से करना, देखना हो जाता है कि नहीं ना, यही काम करना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आता है तो भी करो, नहीं आता है तो भी कॉपी पेन निकाल लो, जब हम सॉल्व करवा देंगे तो हमारे सॉल्व करने के जस्ट तुरंत बाद जब वीडियो खत्म होगा तो तुम्हें खुद से ये क्वेश्चन करना है। देखो लास्ट टाइम चल रहा है, एक महीना बस ढंग से अच्छे से पढ़ लो। एक महीना ढंग से पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? चलो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी लोग वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाक से, तेजी के साथ, एकदम एकदम तेजी के साथ। चलो, तो उम्मीद करेंगे देखो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से किया होगा। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, याद करना। ऐसे क्वेश्चन में हमें अपने फिगर को सही बनाना है। अगर हम फिगर सही बनाएंगे तो 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। अगर फिगर सही बना तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व, अगर फिगर सही नहीं बना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। लिखा है एक एक 60 मीटर, क्या लिखा है, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60। सोचो ना, एक 60 मीटर ऊंचा भवन है। अब उस भवन पे हम खड़े हैं, मतलब बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग पे खड़े होके एक मीनार है। अब मीनार के सामने हम क्या करें, देखो मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, उसके पाद को, शीर्ष को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का देखो लिखा है अवनमन कोण। शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण कितने हैं, 30 और 60 है। मतलब देख रहे हैं तो 30 बनेगा, 60 बनेगा। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्नयन और अवनमन कोण होगा। ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, देखो ऐसे बनेगा। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। तुम सोचो ये मीनार है, ध्यान देना ऐसे, क्योंकि ये मीनार होगा, ऐसे कुछ होगा ना। देखो चिंता मत करना, जब एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना वो 110% सही टाइपिंग होगा ना। चलो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन में। देखो मान लो तुम्हारा ये मीनार है, ऐसे मीनार बनाते हैं रफली, रफली ऐसे बनाएंगे। अब देखो इस मीनार से हम क्या करेंगे, एक मीनार नहीं, अरे बिल्डिंग है, मीनार क्या बोला है, अच्छा मीटर ऊंचे भवन के, भवन के ना, भवन है, भवन है, सॉरी सॉरी सॉरी, भवन है, ये भवन है ना, हम मीनार लिख रहे हैं, भवन। ठीक है? भवन है ना, भवन है, सॉरी भवन है। तो ये मेरा भवन ऊंचाई है, ये मेरा भवन है ना। तो इससे देखो अगर हम एक मीनार को देख रहे हैं, मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, ये मीनार का शीर्ष है। ठीक है? मीनार के शीर्ष को देखेंगे और फिर मीनार के पाद को भी देखेंगे, देखेंगे कितना कोण बन रहा है। देखो मीनार के शीर्ष को देखेंगे तो बोल रहा है जो कोण बन रहा है वो 30 अंश है। तो ये कोण कितना बनेगा, 30 अंश।
कोण कितना बनेगा 30 अंश। और जब यहीं से अगर हम इसके पाद को देख रहे हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे खत्म होता है, इसे बोलते हैं पाद, बेस पॉइंट ना। ये दिख रहा है, ये कितना है, ये 60 है, और अगर ये 60 है तो ये 60 होगा। ऐसे फिगर बनता है। अब बस काम खत्म। सबका नाम देखो, यहाँ पे ए, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई। ऐसे सबका नाम दे दो, ए बी सी डी ई। अब देखो, मान लेना मीनार की ऊंचाई, देखो ऐसे भवन की ऊंचाई कुछ दिया है, किसी का ऊंचाई दिया है, 60 मीटर ऊंचा भवन है, चलो भैया, तो इसका तो मान लो भैया हमको ऊंचाई दे दिया, जो इसकी ऊंचाई है ये 60 मीटर हो गई ना। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते भैया, एच मान ले, मीनार की ऊंचाई एच मान ले, एच मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे मान लेते हैं एक्स। हम पूरा क्यों मान रहे हैं यार, एक बार सुनो सुनो, ये पूरा क्यों मान रहे हैं ऊंचाई, देखो देखो ना, जब ये 60 है तो ये 60 ही होगा, अरे जब ये 60 है तो ये तो 60 होगा करेगा, तुमको पता ही है। तो अगर हमें मीनार का पूरा ऊंचाई चाहिए तो ये पोर्शन निकालेंगे, ये तो हमको 60 पता ही है, ये तो हमको पता है 60 है, ये पता ही है, बस इसका मान चाहिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एच, स्मॉल एच मान लेना, इसको मान लेना स्मॉल एच, बस। अब सोचो, ये 60 है, ये 60 है, क्लियर है, बस इतना चाहिए। अगर इसका लंबाई मिल गया, इसका लंबाई मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि फिर इसको प्लस कर देंगे, टोटल मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी एकदम आराम से ना। तो क्या करेंगे, ध्यान सुनना, मान लेना यहां पे पहले मान लेना माना, ठीक है, या एच नहीं मानोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना माना सी डी बराबर एच ना, इतना मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान सुनो, अगर बात करें इस ट्रायंगल में, देखो अगर बात करें सर इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज को सॉल्व करके, देखो इस त्रिभुज को सॉल्व करके अगर हमें h का मान निकालना है, ध्यान सुनना, अगर इस त्रिभुज को सॉल्व करके हमें अगर h का मान निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करके हम लोग h का मान निकालेंगे, सोचो इस त्रिभुज को हम लोग कैसे सॉल्व करके h का मान निकालेंगे। तो पता है, अगर किसी एक त्रिभुज में एक कोण दिया हो, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण दिया हो और एक भुजा दी हो तो काम बन जाता है, मतलब एक भुजा का मान दिया होना चाहिए, उसके बाद जिसका मान चाहिए तो निकाल लेते हैं। अब यार इस त्रिभुज में केवल एक ही कोण का मान दिया है, भुजा का मान पता नहीं है, देखो अगर इसका आधार पता होता कि ये आधार कितना है तो मेरा काम हो जाता, क्योंकि अगर इसके आधार का मान पता होता तो बोलते एक कोण पता है, एक भुजा पता है, तो आधार और लंब किस में आता है, tan में आता है, tan का लगा देंगे फॉर्मूला, h का मान आ जाता। तो इस वाले त्रिभुज में h का मान निकालने जब जा रहे थे तो हमको दिक्कत हुआ कि यार इसमें से किसी एक भुजा का मान पता नहीं है, अगर किसी एक भुजा का मान पता चल जाता तो आराम से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो सोचेंगे यार कैसे कुछ जुगाड़ पानी बैठा है कि मान मिल जाए, तो देखो हमारे दिमाग में आया कि यार ये जो 60 मीटर दिया है इसका कुछ तो यूज होगा। सोचो अगर बात करें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या बात कर रहे हो, सीधे यहीं पे देख लो, सबसे अलग तरीका बता रहे, सबसे अलग तरीका, दुनिया का सबसे अलग तरीका। अरे देखो इससे पता चलेगा तुम लोग कितना पढ़ते हो। देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है, देखो क्या ये कोड सबको दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ अजीब करते हैं एकदम खतरनाक, देखो देखो लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, देखो क्योंकि अगर ये त्रिभुज लेंगे ना, ये एंगल 60 है, तो 60 के सामने जो भुजा होती है ये होती है लंब, एंगल के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और 90 के सामने तिरछा वाला तो कर्ण होगा, तो आधार का मान निकाल लेंगे यार, क्योंकि हमको इसी का मान तो चाहिए ना, क्योंकि जब इसका मान मिल जाएगा तो फिर इसमें कंपेयर करके आराम से हम कर लेंगे सॉल्व। तो इसी का मान निकाल रहे हैं, तो ऐसे बना दिए त्रिभुज, ये 60 अंश पता ही है, 60 के सामने लंब हो जाएगा, तो लंब आधार का मान निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, लंब आधार किस में आता है, tan में, तो लिखेंगे tan 60 अंश।
अब tan 60 अंश का मतलब कितना होता है, देखो जो एंगल लेते हैं एंगल के सामने जो होता है लंब होता है, तो हो जाएगा BC, तो BC हो जाएगा लंब, आधार कितना हो जाएगा EC। देखो ऐसे तुम आज तक कभी सवाल किए नहीं होगे, हम बता रहे हैं। 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है बस, और BC का मान सर 60 है, अपॉन में EC का मान, EC का मान तुमको निकालना ही है बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इधर जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, EC बराबर मिलेगा 60 बटे कितना, √3 ना। अब इसका परमेयीकरण कर दो, ठीक है, परमेयीकरण कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो EC इक्वल टू मिल जाएगा 60 √3 बटे में 3, ये काट देंगे तो EC इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 मीटर बस। चलो अब देखो, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना ना, देखो ये तो आ गया EC का मान। अब तो हो तो गया, जब हमें EC का मान पता चल गया तो इस वाले त्रिभुज में लगा दो अपना प्रमेय, त्रिकोणमिति वाला। क्या लिखेंगे, sin 30 अंश लिखेंगे ECD में, क्या लिखेंगे पुनः, देखो अब कर लो, लिखोगे पुनः त्रिभुज ECD में। देखो अब ECD में ये एंगल 30 अंश है, तो 30 अंश के सामने जो होता है, मतलब जो एंगल होगा, एंगल के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है, तो फिर से लगा देंगे tan का फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोलेंगे tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, इसी है ना, लंब बटा आधार बस। अब इसी में सबका मार्क दो, लंब और आधार, तो लंब आधार का मान, तो इसका मान तो सर जी 1/√3 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, CD का मान तो H हो जाएगा, और अपॉन में EC का मान निकाले थे बिना 20 √3। चलो भैया, तो 20 √3 आ जाएगा ना। H का मान निकाल लो, इधर इसको इधर भेज दो, तो 20 √3 हो जाएगा, बटे में √3 आएगा, इक्वल टू H होगा, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेंस H इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ये आ गया H का मान, हो गया। अब देखो जब H का मान आ गया तो बस काम खत्म, जब H का मान आ गया तो काम खत्म बस, और क्या, क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो मीनार की ऊंचाई कितनी है पता था ना, ये B से C प्लस C से D, BC और CD, ठीक है, ये लिखेंगे ना, BC प्लस में CD। BC का मान कितना है, 60 दिया है, CD का मान 20 आ गया, टोटल कितना आ गया, 80 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर बस, ठीक है। बस हम जैसे बताए ना वैसे ही एक बार रिवाइज कर लेना कि हाँ ऐसे फिगर बनेगा, इधर ऊपर 30 अंश नीचे 60 अंश, ऐसे फिगर बना लेंगे, ये 60 है तो ये 60 होगा, हमको ये पूरा ऊंचाई पूछा तो इसको H मान लेंगे। अब अगर हमें पूरा ऊंचाई का मान चाहिए तो केवल ये ऊंचाई चाहिए। अब इस ऊंचाई का मान कैसे निकालेंगे, तो इस ऊंचाई का मान निकालने का एकदम सिंपल तरीका है कि यार इस त्रिभुज में कोई भी एक भुजा का मान पता होना चाहिए। अब इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा का मान पता नहीं था तो हम नीचे देख लिए। अब नीचे क्या किया, 60 अंश था, इसमें 60 अंश 60 पता था, तो इस वाले त्रिभुज का यूज करके हम लोग EC का मान निकाले हैं पहले। देखो वही tan 60 अंश जो हरा वाला है ना, हरे वाले में 60 अंश का यूज करके tan थीटा से निकाल लेंगे EC का मान, और जब EC का मान आएगा तो वापस से ऊपर वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी यूज करके H का मान निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल ऊंचाई मिल जाएगी। और जो कुल ऊंचाई है वही क्या है, हमारा मीनार का ऊंचाई है बस। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो एक वर्ग दिया है, बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोला है ABCD, एक भुजा है, मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। वर्ग मतलब यार क्या कि इधर देखो, मतलब ये पूरा होगा 14 सेंटीमीटर, और क्या ना, पूरा इधर 14 इधर 14 इधर 14 इधर 14, पूरा 14 है। बोला है कि APD और PBC दो अर्धवृत्त है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है ना। देखो पहले क्या करेंगे, सुनना, पहले देखो
इस पूरे भाग का निकालेंगे क्षेत्रफल। सिंपल है कि नहीं? देखो पहले जो ये वर्ग दिख रहा है, देखो ये हम सर इस पूरे वर्ग का निकालेंगे क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल वो आराम से निकाल लोगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, भुजा गुणे भुजा आ जाएगा। उसमें से जो ये वृत्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब काट देंगे। अगर वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। जो वृत्त बना है इस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, बस हो जाएगा। तो ये करना है। तो पहले पूरे का निकाल लो क्षेत्रफल, मतलब क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद माइनस कर देंगे जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस बात खत्म। चलो तो निकालो फटाक से। तो पहले क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। चलो पहले निकालो वर्ग का क्षेत्रफल। लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखो लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो ये करने से पहले हम एक काम करेंगे। देखो एक काम करेंगे, बोलेंगे दिया है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा जो वर्ग है उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? मतलब जो वृत्त बन रहा है, सोचो एक वृत्त तो बना है, वृत्त पूरे पर है तो ये पूरा व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या यहां से आधा कटेगा, ये आधा त्रिज्या होगा। त्रिज्या तो त्रिज्या कितना होगा? 14 का आधा 7 हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे जो ये वर्ग दिया है इस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? आधी होगी, क्योंकि ये व्यास है, ये व्यास है तो यहाँ मान लो सेंटर हो जाएगा इसका, ये सेंटर हो जाएगा केंद्र, और ये तो त्रिज्या हो जाएगा ये आर ना, 7 7 14। तो त्रिज्या क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसलिए क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा ना, बोलेंगे इसलिए अर्ध वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब आराम से निकाल लो, लिख लो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो बोलोगे 14 का स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया। और क्या है? देखो लिखा है अर्धवृत्त ए पी डी बी पी सी, ए पी डी बी पी सी लिख लो। अब लिख लो अर्धवृत्त ए पी डी तथा पी लिखा है ना, या लिख लो ए पी डी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? देखो पाई आर का स्क्वायर होता है, उसमें बटे 2 कर देंगे, और क्या। अब त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या का मान रख दो 22/7, नीचे देखो 2 रहेगा, पाई का मान रख रहे हैं, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, और आर का मान 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, त्रिज्या 7 है, बस कर लो। तो कट जाएगा 11 बार में ना, कटेगा ना, और एक 7 से एक 7 कट जाएगा, आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह लिख लो पुनः अर्धवृत्त बीपीडी का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा? भाई सेम लॉजिक, क्या बोलेंगे? देखो सेम लॉजिक बोलेंगे कितना? पाई आर का स्क्वायर बटे में 2। देखो ये तुम्हें निकाल के दिखाना पड़ेगा, शॉर्ट मत करना। अगर शॉर्ट में करोगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए पहले लिखना वर्ग की भुजा, फिर उसका अर्धवृत्त की त्रिज्या, फिर ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद ए पी डी का क्षेत्रफल, फिर बी पी डी का क्षेत्रफल, पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में सबका मान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पर जाएगा 22/7 इंटू में 2 हो जाएगा, और त्रिज्या कितनी? आर, तो आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा? 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से 1 को कट जाएगा, एक 7 बचेगा, आ जाएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा, जो इतना किए ना
मत सोचना सर जी हम तो वो आराम से कर लेंगे, हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट करोगे आंसर भी आएगा लेकिन नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ये जान लेना। क्योंकि एग्जाम में जो नंबरिंग होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि हाँ लड़का यहाँ तक करेगा इससे 1 नंबर मिलेगा, यहाँ तक करेगा फिर से 1 नंबर मिलेगा, वो नंबर डिवाइड होता है। आंसर नहीं होता कि हाँ आंसर आ गया तो नंबर पूरा का पूरा मिल गया 4 नंबर, नहीं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन तुम कैसे किए हो, हर एक स्टेप को अच्छे से लिख के दिखाए हो कि नहीं, तब तो इस बात पे गौर करना ना। अब देखो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या बताएं, बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पता है ना। अब तुम लोग क्या बताया, जब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था तो फिगर में समझाया ना कि अगर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो पूरा वर्ग दिख रहा है इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, उसमें से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब जाके हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो वही चीज करने जा रहे हैं, बस लिख देंगे ब्रैकेट में ए पी डी, दोनों में डी लिखे थे क्या, ए पी डी और बी पी सी, चलो हाँ हमको लग रहा है बी पी सी होगा ना, हम डी लिखते थे, बी पी सी होगा, चलो ए पी डी प्लस बी पी सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल प्लस करके घटा देंगे तब जाके आएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 196 था, उसका कितना था 77 प्लस 77, बस तो 196 माइनस 714, 714 एक 15, घटा दो, बचेगा कितना 2 और 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर, ये आएगा। तो बताओ किसका किसका ये आंसर आया है, किसका किसका यही सेम आंसर आया है, बता दो। अगर जिसका जिसका सेम आंसर आया है देखो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। तो इन 2 क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और देखो जिसे आता है उसे बस यही कहेंगे कि बस एक बार ये ट्राई करना कि हाँ इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लाइन बाय लाइन जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिख के सॉल्यूशन करेंगे, कैसे लिखकर दिखाएंगे कि हमें एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दे, एक भी नंबर कट न करे। और इस बात को आंख खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के हर जगह बैठा लो कि हमें अपने सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है, बहुत अच्छे ढंग से लिखना है कि हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। केवल आंसर पे फोकस नहीं करना है कि आंसर आ गया बस काम खत्म ना, तो ध्यान देना इस बात की। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तो सभी को बाय बाय और टाटा, सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बस एक बात ध्यान देना, 1 महीने बचा है, 1 महीने जम के पढ़ना है, डेली क्लास करना है, ठीक है, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो एकदम बेहतरीन तरीके से अब लग जाओ, सोच लो कि यार हमें सबसे अधिक पढ़ना है और सबसे अधिक नंबर लेके आना है बोर्ड एग्जाम में, तभी मजा है, नहीं तो फिर मजा नहीं है। बात समझ में आई? चलो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको बाय बाय टाटा।